नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम के शुक्ला आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्निंग पे आपका विषय गणित के अंतर्गत डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में गणित के अंतर्गत कल हमारी पहली क्लास थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास के अंतर्गत जो कल हमने बताया था आप लोगों को, वो बताया था प्राकृतिक संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। तो प्राकृतिक संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया था। अब आज जो हम बात करेंगे उसमें कल तो हमने बात की थी प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपका जो विषय है गणित, और गणित के अंतर्गत कल हमने बताया था आपको प्राकृतिक संख्याओं पर योग की गणितीय संक्रियाएं। तो दोस्तों, कल पहली क्लास में हमने बात की थी प्राकृतिक संख्याओं पर योग की गणितीय संक्रियाएं। इसके अंतर्गत हमने आपको 5 नियम बताए थे। कौन कौन से नियम बताए थे? पहला आपका था संवर्ग नियम, दूसरा था आपका सहचर नियम, तीसरा आपका था तत्समक, चौथा आपका था प्रतिलोम, और पांचवा आपका था क्रम भिन्न। तो दोस्तों, जब तक हमें इन 5 नियमों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम किसी भी संक्रिया की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था जो संक्रियाएं, जो ऑपरेशंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी ऑपरेशन, पहला जो होता है वो होता है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी यानी द्विचर संक्रिया। दूसरा होता है आपका योग संक्रिया, तीसरा आपका गुणा संक्रिया। तो कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, पिछली क्लास में जो बताया था हमने वो योग के लिए बताया था। आज हम बात करेंगे गुणा के लिए। तो गुणा के लिए प्राकृतिक संख्याओं की जगह हम लेके चलेंगे पूर्णांक तथा परिमेय संख्या। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। आज जो हम बात करेंगे पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था, ये होती हैं 1 से लेके 1, 2, 3 कहां तक जाता है, इनका कोई निश्चित नहीं होता, अनंत तक होती है। यानी 1 से लेके कहां तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं? अनंत तक जाती है। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं
किसे कहते हैं, कहां तक जाते हैं, तो कहेंगे 1 2 3 और कहां तक, अनंत तक। अगर हम कहते हैं आपसे इसी में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या होगी, 1 होगी। देख रहे हैं, क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। अगर कहें कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो नहीं बता सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी संख्या अगर कहें प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अनंत है, अनंत तक जाती है, इसलिए बड़ी संख्या नहीं बता सकते। इसी में आपका पूर्णांक है, पहले आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर के लिए जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है इसमें केवल 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है। 0 को सम्मिलित करने पे जो प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर हम 0 को सम्मिलित करते हैं तो वही पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। कैसे, ये जो जाती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 कहां तक जाती है, इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाती है। इसके बाद तीसरा आता है पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्णांक एक प्रकार से संख्या रेखा पे स्थित होता है। संख्या रेखा क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। देख रहे हैं संख्या रेखा इस टाइप से हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरी साइड में जो होता है +1 +2 इस तरीके से चलता है, +3 और कहां तक जाता है, इन्फिनाइट तक, प्लस का इन्फिनाइट तक जाता है। और बाएं साइड में क्या होता है, ऋणात्मक में आते हैं, -1 -2 -3 और कहां तक जाता है, −इन्फिनिटी तक जाता है। तो पूर्णांक क्या होता है, एक संख्या रेखा पर स्थित सभी धन व ऋण पूर्ण संख्याएं, सभी धन व ऋण पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक भी 2 प्रकार का होता है। पूर्णांक को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 और कहां तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो अगर पूर्णांक में क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है पूर्णांक में, तो सबसे छोटी संख्या जो पूर्णांक में होती है वो कौन सी होती है, 0 होती है। अगर कहें 0 कैसा पूर्णांक है तो नहीं बता सकते, ना तो ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, कोई ऐसा प्रश्न किया जाए कि जो 0 है, 0 यहाँ पर जो 0 पूर्णांक है वो कैसा है, धनात्मक है ऋणात्मक, तो इसमें ना तो ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। क्योंकि पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन सा होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो धन पूर्णांक संख्या है, जो धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं, +1 +2 +3 कहां तक जाती है, प्लस इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक जाती है। इसके बाद ऋण पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन होती है, -1 -2 -3 कहां तक, माइनस इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक जाती है। एक तरफ धनात्मक होती है, एक तरफ ऋणात्मक होती है। ये तो दोस्तों हमने बताया आप लोगों को प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। इन्हीं पे ही आधारित हमारे जो 5 नियम है उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर आधारित, परमेय संख्याओं पर गणती संख्याएं। इसमें एक आता रह गया परमेय संख्या। तो परमेय संख्या की भी बात कर लेते हैं। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, आप लोग दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। परमेय संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, जहां पर Q क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। P/Q के फॉर्म में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि एक भिन्न का रूप हो जहां पर हर का मान क्या हो, 0 ना हो। जहां पर हर का मान 0 हो जाएगा, दोस्तों जानते हैं कि किसी में अंश का जो भी मान होता है हर में अगर 0 हो गया तो वो संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, वो भिन्न अनंत हो जाती है। तो यहाँ पर जो भिन्न का रूप होता है वही हमारी परमेय संख्या होती है। अगर हम इसके विपरीत की बात करें, अपरमेय संख्याएं क्या होती है। अपरमेय संख्याएं का मतलब इसके जो परमेय संख्याएं ना हो, जैसे अपरमेय संख्याएं किनको हम बताएंगे, देखते हैं। तो दोस्तों अपरमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं।
जिसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट्स में होते हैं, यानी जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अगर इसमें हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, जैसे 2 है, 2 यहां पर क्या होगा? परमेय होगा। अगर यहां हम बात करते हैं रूट थ्री क्या है? एक अपूर्णांक, एक धन अपूर्णांक है। अपूर्णांक जो संख्या होती है वो अपरमेय संख्या होती है। यहां पर देख रहे हैं रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1.7321। इसके जो डेसिमल के जितने भी आगे के अंक हैं वो कंटिन्यू रनिंग में चलते जाते हैं, तो इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई निश्चित मान नहीं। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या ना हो, तो ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, इसलिए इसको अपरमेय संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन कर दिया जाए कि पाई कैसी संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है, बताएंगे दोस्तों पाई कैसी है? तो पाई के अगर बारे में पूछा जाए कि पाई कैसी है, पाई एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, तो पाई कैसी होती है दोस्तों? अपरमेय संख्या होती है। अगर पाई के रूप में अगर पूछा जाए कि पाई कैसी संख्या है, तो कहेंगे अपरमेय संख्या। अगर कह दिया जाए कि 22/7 कैसी संख्या है, तो कहेंगे अपरमेय संख्या है। 22/7 की बात करें तो परमेय संख्या होती है। तो ये अभी तक हमने जो बात की दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या। इनके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने 5 नियम बताए थे आपको, उस पर योग की संक्रिया की बात की थी। आज हम बात करेंगे गुणन संक्रिया की। तो देखते हैं हमें गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया पर ये 5 नियमों को देखेंगे किस तरीके से हम हल करते हैं। जैसे कि हमने कल आपको बताया था, पिछली क्लास के लिए बताया था, पिछली क्लास में क्या बताया था कि जो संपर्क नियम होता है, संपर्क नियम में क्या होता है, जैसे हम यहां पर पूर्णांक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए, मान लो आप, माना ए व बी, ए कामा बी क्या है? धन पूर्णांक। क्या है? धन पूर्णांक। हमने मान लिया कि ए और बी धन पूर्ण संख्या है, धन पूर्णांक है। तो इनके अंतर्गत जो संपर्क नियम कहता है कि अगर हम योग या गुणन की संक्रिया कर रहे हैं, आज हम किसकी संक्रिया कर रहे हैं? गुणन की। किसकी बात कर रहे हैं? गुणन की संक्रिया। गुणन की संक्रिया की बात कर रहे हैं। तो गुणन के लिए संपर्क नियम कहता है कि अगर हम किसी भी ग्रुप को, यहां ग्रुप की जो बात कर रहे हैं, हम धन पूर्णांक लेके चल रहे हैं, धन पूर्णांकों में हमने 2 अवयव ले लिए, ए और बी 2 धन पूर्णांक संख्या है। इन पर जब हम गुणन की संक्रिया करते हैं तो वहां से जो परिणाम आना चाहिए, जो वहां से परिणाम आएगा वो क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। हमारा संपर्क नियम कहता है किसी भी 2 अवयवों में जब हम कोई संक्रिया करते हैं, वहां से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट उस ग्रुप में होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम गुणन की संक्रिया कर रहे हैं, अगर ए का गुणा अगर हमने बी में किया है, तो यहां से कुछ दोस्तों हमें कुछ परिणाम प्राप्त होगा। मान लीजिए यहां पर हमें सी प्राप्त होता है, और सी क्या होना चाहिए? जो संपर्क नियम कहता है कि 2 अवयवों का जब उन पर कोई संक्रिया की जाती है, वहां से जो हमें प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, वो क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। दोस्तों धन पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं I प्लस से, इंटीजर I प्लस से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार सहचर नियम क्या होता है? सहचर नियम के लिए क्या करते हैं दोस्तों? हमने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि जो संपर्क नियम होता है इसमें 2 अवयव लेके चलते हैं। संपर्क नियम में 2 अवयव लेके चलते हैं, सहचर नियम में 3 अवयव लेके चलते हैं। तो 3 अवयव मान लेते हैं, माना ए बी सी 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं। धन पूर्णांक संख्या है। तो 3 धन पूर्णांक संख्याएं हमने मान ली सहचर नियम के लिए। ए बी सी 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इन पर जब हम गुणन की संक्रिया करेंगे, तो गुणन की, चूंकि हम गुणन संक्रिया की बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं? गुणन संक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। गुणन संक्रिया। पिछली क्लास में हमने योग संक्रिया पे बात की थी, आज हम गुणन संक्रिया पे बात कर रहे हैं।
तो गुणन संक्रिया के लिए जो सैचर नियम होता है, सैचर नियम ये कहता है कि इसमें 3 अवयव लेके चलते हैं। उन 3 अवयवों का जब हम सीक्वेंस में क्या करते हैं, पहले का दूसरे के साथ या तो कर दें संक्रिया, और उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको तीसरे के साथ कर दें। इसमें 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों को जो परिणाम होता है वो इक्वल आना चाहिए, उनका बराबर रिजल्ट आना चाहिए। कैसे? ये सैचर नियम कहता है A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू, यानी B और C पर गुणन की संक्रिया, यहां से जो हमें मिलेगा उसमें A के साथ संक्रिया करते हैं। दूसरे पक्ष में क्या होता है, A क्रॉस B, A पर B की संक्रिया और फिर उसके साथ C की संक्रिया करते हैं। अगर ये दोनों पक्षों का मान समान आ जाता है तो वहां पर सैचर नियम होता है। इसका मतलब क्या है, सैचर नियम क्या कहता है, इसमें 2 पक्ष होते हैं और इन 2 पक्षों में इनके मान, जो इनके वैल्यू होती है, जो इनके रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होते हैं तो वहां पर सैचर नियम होता है। तीसरा आपका तत्समक अवयव। तो तत्समक दोस्तों हमने बताया था, जो तत्समक अवयव है वो प्रतिलोम और तत्समक और प्रतिलोम दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? तत्समक अवयव हमने बताया था दोस्तों, तत्समक अवयव यूनिक होता है, ऐसे प्रतिलोम भी यूनिक अद्वितीय होता है। कैसे? पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, जो योग पर तत्समक अवयव बताया था, ये अधिकांश आपके जो कंपटीशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है कि योग पर तत्समक अवयव क्या होता है, या निकालने के लिए बोल देंगे कि योग पर तत्समक अवयव बताओ या गुणन पर तत्समक अवयव बताओ। तो कैसे करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, इनका कैसे वैल्यू इसकी निश्चित होती है, इसके बारे में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं आगे। जो तत्समक अवयव की बात कर रहे थे, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो योग पर तत्समक अवयव होता है क्या होता है, 0 होता है। और गुणन पर क्या होगा दोस्तों, गुणन पर जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और हमने बताया जो तत्समक अवयव होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। इसी तरीके से प्रतिलोम किसी भी संख्या का यूनिक प्रतिलोम होता है, यानी एक ही प्रतिलोम होता है। तो गुणन के लिए जब तत्समक अवयव 1 होता है तो इस तत्समक अवयव पर किसी भी संख्या पर जब हम संक्रिया करते हैं तो वहां पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर उसका तत्समक अवयव क्या होगा, 1 होगा। कैसे? मान लेते हैं, माना हमने मान लिया कि A क्या है, यहां पर धन पूर्णांक संख्या है। तो धन पूर्णांक के लिए क्या करते हैं, I प्लस डिनोट करते हैं, इसको प्रकट करते हैं। I का मतलब होता है इंटीजर और इस पर प्लस, प्लस का मतलब धनात्मक, धन पूर्णांक संख्या। तो इसके लिए जब हम इस पर संक्रिया करते हैं किसकी, 1 की, जो तत्समक अवयव यहाँ पर गुणन के लिए क्या है, गुणन संक्रिया की बात कर रहे हैं, तो गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है क्या होता है, 1 होता है। तो जब इस पर गुणन की संक्रिया करेंगे, चाहे तो इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, चाहे तो आप सबसे पहले A के साथ तत्समक अवयव का संक्रिया कर दें, या फिर तत्समक अवयव के साथ उस संख्या की संक्रिया कर दें। यहां से दोनों के परिणाम सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे। तो यहां पर देखेंगे, अगर इनको हल करेंगे, चाहे इसको हल कर लें चाहे इसको हल कर लें, दोनों को रिजल्ट सेम आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद अगला आता है प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं, ये अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यूपी टेट, जो कंपटीशन एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आते हैं, जो आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, जो आपके सिलेबस में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही सिलेबस में है, तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन से संबंधित आते हैं। तो प्रतिलोम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिलोम क्या होता है, कोई संख्या हम ले लें, उस संख्या का प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी 2 विधियां बताई। इसमें भी हम आपको 2 विधियां बताएंगे। पहली विधि का प्रयोग करते हैं। पहली विधि क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं धन पूर्णांक। अभी हमने A ली, अब B ले लो। तो हमने मान लिया कि माना B क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। मान लिया माना B धन पूर्णांक संख्या है, B बिलोंग्स टू I प्लस। तो इसके लिए प्रतिलोम क्या होता है, हमने 2 विधियां बताएंगे। तो पहली विधि की बात कर लेते हैं। प्रथम विधि क्या है, किस तरीके से हम निकालते हैं, फिर हम दूसरी विधि की बात करेंगे। पहली विधि की बात करते हैं। पहली विधि क्या है, इस संख्या का हमें प्रतिलोम निकालना है। ये हमारी क्या है, धन पूर्णांक संख्या, इस पर हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। इस संख्या का प्रतिलोम क्या होगा।
तो हम दोस्तों बता चुके हैं आप लोगों को कि गुणन के लिए जो प्रतिलोम होता है क्या होता है, एक होता है। किसी संख्या का उस संख्या के प्रतिलोम के साथ जो संक्रिया करते, चाहे योग की संक्रिया करें या गुणन की संक्रिया करें, तो वहां से जो हमें परिणाम प्राप्त होना चाहिए वो क्या प्राप्त होना चाहिए, तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम गुणन की संक्रिया कर रहे हैं, तो गुणन की संक्रिया पे जो इसका प्रतिलोम आएगा, प्रतिलोम की बात करें, ऐसा क्या प्रतिलोम हो सकता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आपस में गुणा करते हैं, योग की संक्रिया गुणन की संक्रिया करते हैं। तो गुणन की संक्रिया पे जो हमें तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए, एक प्राप्त होना चाहिए। तो हम बी के साथ में ऐसे कौन सी गुणन संक्रिया करते हैं, कौन से अंक की गुणन संक्रिया करते हैं जैसे कि उनका गुणा करने पे हमें रिजल्ट एक मिल जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अगर हम एक बट्टे बी या बी इनवर्स का गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बी का बी इनवर्स में जब गुणा करेंगे तो बी की पावर क्या हो जाएगी, 0, बी की घात 0 हो जाती है। किसी भी बीजी पदों में, चाहे हो चाहे अंकी पदों में, देखिए अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहां पर देखा हमने कि ये प्रतिलोम हमें क्या प्राप्त हुआ, यहां से बी का प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, बी का प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ, बी का जो प्रतिलोम प्राप्त हुआ हमें क्या प्राप्त हुआ, बी इनवर्स। अब दोस्तों दूसरी विधि की बात करेंगे, ये तो पहली विधि थी। पहली विधि किस तरीके से हम निकालते हैं, क्योंकि इसमें आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, कॉमन सेंस के प्रयोग के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको किसी भी संख्या का और किसी भी उस संख्या का प्रतिलोम, उनका आपस में कोई भी संक्रिया करते हैं, चाहे योग की संक्रिया करें चाहे गुणन की संक्रिया करें, वहां पर दोनों का जो परिणाम होगा जब उनके भी संक्रिया करते हैं वहां पर तत्समक अवयव आना चाहिए। अगर तत्समक अवयव आता है तो वो संख्या का जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो उसका प्रतिलोम कहलाता है। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि की बात करते हैं तो दोस्तों दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि क्या है, यहां पर हम प्रतिलोम की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिलोम में दूसरी विधि आपकी तो दोस्तों दूसरी विधि क्या है उसकी बात करते हैं। यहां पर संख्या मान के चले थे, माना बी क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। तो बी धन पूर्णांक संख्या है। तो दूसरी विधि क्या है, हम मान लेते हैं कि कोई इसका जो प्रतिलोम है, इसका प्रतिलोम बी का प्रतिलोम क्या मान लेते हैं, के है। के मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, बी का प्रतिलोम क्या मान लिया, के है। ये हमने मान लिया कि बी एक धन पूर्णांक संख्या है, बी बिलोंग्स टू आई प्लस। तो बी का जो प्रतिलोम मान लिया हमने, क्या मान लिया, के। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि हम गुणन की संक्रिया कर रहे हैं तो गुणन की संक्रिया के लिए क्या करते हैं, बी और उसकी प्रतिलोम की संक्रिया होगी। बी और उसकी प्रतिलोम चूंकि गुणन की संक्रिया हो रही तो गुणा का प्रयोग करेंगे, गुणते पी गुणते, और इसका प्रतिलोम क्या माना है, के माना है। और यहां पर हम बता चुके हैं किसी भी संख्या का उसकी संख्या के प्रतिलोम के साथ जो संक्रिया करते हैं वहां पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो तत्समक अवयव के बराबर होता है। तो गुणन के लिए तत्समक अवयव दोस्तों हमने क्या बताया था, 1 होता है। तो यहां पर देखेंगे k इक्वल टू इसका क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 1 बटे क्या हो जाएगा, b, या इसको हम कह सकते हैं b का इनवर्स। तो दोस्तों यहां पर जो निकल गया है b का प्रतिलोम क्या निकल गया है, b इनवर्स। तो आज हमने जो बात की आपसे 4 नियमों की बात की। पहला जो था संवर्ग नियम, दूसरा आपका था सहचर नियम, तीसरा आपका था तत्समक अवयव, और अभी जो बात की हमने वो प्रतिलोम की बात की। इसके बाद लास्ट में है आपका क्रम विनिमय, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पांचवा जो नियम है आपका क्रम विनिमय नियम, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम के लिए क्या होता है, क्रम का मतलब क्रम, विनिमय का मतलब उनका परिवर्तन। कैसे, मान लीजिए हमने ए और बी 2 धन पूर्णांक ले लिए, ए और बी 2 धन पूर्णांक ले लिए, ए बी बिलोंग टू आई प्लस। इसका मतलब क्या है, ए और बी जो 2 अवयव है ये क्या है, धन पूर्णांक। इन पर जब क्रम विनिमय का प्रयोग करेंगे गुणन संक्रिया के लिए, ए गुणते बी कर दें, इनका जो मान है इसके बराबर होना चाहिए बी गुणते ए। क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि हम उनका सीक्वेंस में उस पर संक्रिया करें या फिर उनके क्रम में परिवर्तन करके उन पर संक्रिया करें
तो उनकी जो दोनों पक्षों के मान है वो आपस में कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने दो धन पूर्णांक संख्याएं ले ली, दो धन पूर्णांकों के लिए हमने गुणन संक्रिया की, उस पर भी हमने गुणन संक्रिया की, दूसरे पक्ष के लिए उनका केवल हमने क्रम बदल दिया। दोनों का एक पक्ष में क्या किया हमने, क्रम से उन पर योग की गुणन की संक्रिया की, दूसरे पक्ष में क्या किया, उनका क्रम बदल दिया, क्रम बदल के उस पर गुणन की संक्रिया की। तो इन दोनों के जो परिणाम है आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होते तो वहां पर क्रम बन गया। तो दोस्तों आज हमने जो बात की है, अभी तक गुणन संक्रिया की बात की है और उस पर किसके लिए हमने बात की, पूर्णांक के लिए। इसके बाद है आपका परमेय संख्या। तो परमेय संख्या दोस्तों हमने बताया परमेय संख्या क्या होती है, जो p बटे q के फॉर्म में हो, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो परमेय संख्या होती है एक भिन्न का रूप होता है जिसमें हर का मान क्या हो, 0 ना हो। जैसे 2 है, 2 क्या है यहाँ पर परमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, जो एक पूर्ण संख्या है वो परमेय संख्या होती है, जो अपूर्ण संख्या है वो अपरमेय संख्या होती है। अगर हम दोस्तों आप लोगों से कह दें कि क्या x इक्वल टू कोई संख्या दी है 1.73, इसका एवरेज यानी जो 73 है इसकी पुनरावृत्ति हुई, क्या ये धन परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो ये संख्या हमने दी है ये कौन सी संख्या है, परमेय है या अपरमेय। तो दोस्तों देखते हैं इसको निकाल के कि परमेय है या अपरमेय। देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए जो अंकों की पुनरावृत्ति, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव के बाद किस अंक से पुनरावृत्ति हुई है। तो यहां पर देखा 73, दशमलव के जस्ट बाद से अंकों की पुनरावृत्ति हुई। जितने भी अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही जीरो बढ़ा के, एक के आगे उतने जीरो लगा के उसमें दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, हमने इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई। 2 अंकों की पुनरावृत्ति के लिए हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं 1.737373, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे ये परमेय होगी या अपरमेय होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 100x का गुणा करेंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखा 2 अंकों की पुनरावृत्ति, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतने ही एक के आगे जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 100 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1737373 इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में सबट्रैक्ट यानी घटा देंगे। देखते हैं x इक्वल टू 1.7373। तो दोस्तों जब घटाने में देखते हैं डेसिमल दशमलव के जितने भी उधर के साइड के जितने भी अंक है वो आपस में कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद जब 3 में से 1 निकाल दें कितना बचेगा, 2। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 7 और यहाँ जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, घटा रहे हैं तो घटाने में कितना आएगा, 99x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 172/99। तो दोस्तों हमने देखा कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुई थी, इस पर हमने पूछा था ये संख्या परमेय होगी कि अपरमेय होगी। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से जो हमें परिणाम प्राप्त होता है एक परमेय संख्या होगी, एक रेशनल नंबर होगा, ना कि अपरमेय। तो हम कह सकते हैं कि इसको जब सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पर देखा कि हमें यहाँ से एक परमेय संख्या प्राप्त हुई। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों को बताया पूर्णांक और परमेय संख्याओं से संबंधित जानकारी दी, इन पर जो गणितीय संख्याएं होती हैं किस तरीके से होती हैं उसके बारे में बताया। कल की क्लास में जो आपका अगला टॉपिक होगा उससे संबंधित जानकारी देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक आप जल्दी से, जिन्होंने अभी नहीं किया उनको तत्काल कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। कल इसी टाइम में आपके पास फिर से यही आपकी मैथ की क्लास लेके आएंगे हम दोबारा से। धन्यवाद।